हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी है सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूर्वावलोकन। भारतीय इतिहास का देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, फिर उसके बाद से एंशियंट और मेडिवल देखेंगे। तो फिर शुरू करते हैं हम। तो हम आधुनिक भारतीय इतिहास शुरू करते हैं। इसमें पहला जो है टॉपिक वो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसको देखते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा था। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। उसने यहाँ पहुंच के भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। जब वो यहाँ पे पहुंचा तो समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। कालीकट के उस टाइम पे शासक थे जमोरिन, वो वास्को डिगामा का स्वागत किए। वास्को डिगामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। जब वास्को डिगामा भारत आया तो भारत और पुर्तगालियों में व्यापार का एक मतलब कि अच्छा शुरू हो गया, दोनों लोगों के बीच व्यापार स्टार्ट हो गया। वास्को डी गामा ने काली मिर्च व्यापार से 60 गुना मुनाफा अधिक कमाया था। जो वास्को डी गामा था वो काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बन के आया। फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। यहाँ पे व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अगर पूछेगा तो ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर नीला जल की नीति कौन प्रतिपादन किया था, तो ये किया था अल्मीडा ने। अल्मीडा के बाद अल्फासो द अल्बुकर्क 509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया था। अल्मीडा के बाद अल्फासो द अल्बुकर्क 509 ईस्वी में गवर्नर बन के आया था। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार कर लिया था। इसे भारत में पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसे भारत में पुर्तगीज का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्फासो द अल्बुकर्क को। इसे भारत में अल्बुकुर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिणी पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की खोज की थी। स्पेनी यात्री कोलंबस जो था वो अमेरिका की खोज की थी। ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डी मंसलैंड वर्तमान में जो तस्मानिया के नाम से जाना जाता है उसकी खोज की थी और तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत के प्रथम दुर्ग का मतलब है भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का भी निर्माण अल्फासो द अल्बुकर्क ने करवाया था। इस समय वह गवर्नर नहीं था। जब ये भारत में दुर्ग का निर्माण करवाया था यूरोपीय दुर्ग का, तब वो गवर्नर नहीं था अल्बुकर्क। 1503 ईस्वी में कोचिन में कराया था इसने ये पहली बार। अजीदीवी एवं कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में कराया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम है। सबसे पहले देखिए क्रम देखते हैं। पुर्तगीज सबसे पहले आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी आए थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में गए थे। 1961 में वापस गए थे। 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वशालो ए सिल्वा बना था। ये 1958 से 1961 तक था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोएश फेरेइरा बोशा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने 503 ईस्वी में कोची में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। पुर्तगाली जो है वो कोची में सबसे पहले 1503 ईस्वी में कोची में अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। फिर 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। अब ये सतगांव चटगांव इस टाइम में म्यांमार में है। पहले ये भारत का भाग होता था। म्यांमार 1935 से अलग हो गया था भारत में से। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था।
1932 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली और पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासी को बंदी बना लिया था शाहजहां ने। अब हम अगला टॉपिक इसमें देखते हैं। काशिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानूती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना था। ये कलकत्ता का स्थल था सुतनौती। कोच्चि 1814 में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। इसका ये भी नाम है। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ ने इसे पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था 1556 से 1605। इस टाइम पे भारत का जो बादशाह था मुगल शासक 1556 से 1605 तक अकबर था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। जहांगीर के शासन में इंग्लिश इंड कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में अथवा जिसको मछलीपट्टनम के में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी 1611 में मछलीपट्टनम में अपनी अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। 1613 में अगर पूछेगा अस्थायी कारखाना तो 1613 में सूरत में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। लेकिन अगर जैसे अस्थायी या पहली बार पूछे तो 1611 में मछलीपट्टनम में किया था जो अस्थायी था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी जो था वो पुर्तगालियों को शवाली के स्थान पर हराया था। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बंबई उपहार में दे दिया गया था। 1661 में इंग्लैंड का जो सम्राट था चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर बंबई उपहार में दे दिया गया था। मतलब हमारा ही स्टेट या हमारा ही कंट्री ये अपने मन से किसी को भी दहेज में दे पड़े हैं, जिसे उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। बंबई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बंबई और पश्चिमी तट के मुगल बादशाहों को घेर डाला था तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो था वो 1746 से 48 तक चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। मतलब वहाँ का जो शुरू हुआ था तो यहाँ पे थोड़ा सा हुआ था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों अंग्रेज एवं फ्रांसीसी 1786 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी के स्थित सेंट थामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप में जैसे युद्ध बंद हुआ और कर्नाटक का भी प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स ला सापेल की संधि से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। एक्स ला सापेल की संधि के साथ यह ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकारी वाला युद्ध समाप्त हो गया और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। ड्यूप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग के लिए जो भारत को जीतने के अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ड्यूप्ले जो था वो पहली बार हथकंडे प्रयोग किए पर भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों का मार्गदर्शक बना था। यह ड्यूप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी।
लुई 14वें के मंत्री काल्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेस ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ, राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मक्कारा गोलकुंडा के सुल्तान में से एक अधिकार प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की। डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डच जो थे वो सर्वप्रथम मतलब स्थापना जो की थी वो मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 से शुरू हुआ, जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिंसुरा के डच किले के गुस्ताविस फोर्ट नामक से जाने जाते थे। चिंसुरा का जो डच का किला था वो गुस्ताविस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा तथा अफीम बिहार से प्राप्त होता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, यूरोप वासियों को सबसे ज्यादा कहाँ से सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो ये बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन काल में बिहार जो था वो सबसे प्रसिद्ध था अफीम के लिए, या फिर जैसे जो स्मोकिंग वाले चीज थे। भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन इस प्रकार भी हमने आपको बताया। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और सबसे लास्ट तक वो रहे थे। फिर उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। जबकि इन कंपनियों का स्थापना के वर्ष, अब इनके हम देखते हैं कंपनियों का स्थापना। एस्टा द इंडिया पुर्तगाली कंपनी जो थी, अभी हमने बताया, इसका 1498 में स्थापना हुआ था। वेरिंग द ओस इंडिसे कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में हुआ। द गवर्नर कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, या फिर इसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, 1600 ईस्वी में हुई थी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की 1616 में स्थापना हुई थी। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटल 1664 में स्थापना हुई थी। अब इसको हमने पढ़ लिया, अब इससे जुड़े हम क्वेश्चंस देखते हैं। वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष आया था? तो इसमें पूछ रहा है, अभी हमने आपको बताया वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट पे आया हुआ था, और कालीकट के शासक थे जमोरिन ने उनका स्वागत किया था वहां पे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को आया। उसने वहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासन जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप, हुगली तथा बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 में फ्रांसीसी द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसरॉय एवं गवर्नर बनकर आया था। व्यापारिक हितों में परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, या फिर नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से नीला जल कौन मतलब अभी ब्लू वाटर नीति अभी हमने बताया आपको, किया कौन किया था? द अल्मीडा ने। ये प्रथम गवर्नर वायसराय बन के आया हुआ था यहाँ पे। मध्यकाल में सर्वप्रथम व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन से थे? मतलब सबसे पहले कौन था? तो अंग्रेज ये सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो इसका राइट आंसर होगा अंग्रेज। हमने अरे सॉरी, पुर्तगाली। अभी हमने देखा सबसे पहले पुर्तगाली आए हुए थे, फिर डच आए हुए थे, फिर अंग्रेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो अभी हमने इसका क्वेश्चन देखा, वास्को डिगामा 1498 में 20 मई 1498 को आया था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में अल्मीडा था। हमने बताया भी, जो ब्लू वाटर पॉलिसी भी स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट का में स्वागत किया था जमोरिन ने। इसका राइट आंसर हुआ जमोरिन। अब हम लोग देखते हैं, इसको मिलान करना है। इसमें दिया है एक तरफ समुद्री यात्री और देश। वास्को डिगामा अपने को पता है वो पुर्तगाली था, और ये जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, ये स्पेन का था। ये स्पेन का था। इसने कोलंबस जो था ये अमेरिका की खोज की थी, अमेरिका। और वास्को डिगामा जो था वो समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत में। और कैप्टन कुक जो है ये है ग्रेट ब्रिटेन का है। और ये तस्मान बचा ये हॉलैंड का था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी।
पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की खोज की, स्पेन यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड, वर्तमान में जिसे तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क था। अभी हमने आपको बताया अल्बुकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। ये 1509 से 1515 तक था। इसने भारत में प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदि शाह सुल्तान से गोवा जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्री तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि कर उनके अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित भी किया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया था, नहीं, वो 1510 में। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, ये भी सही है, अस्थायी कारखाना था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये भी सही है। ड्यूप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1786 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तो ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछा तो गलत का आंसर गलत होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो कोच्चि में किया था, इसका राइट आंसर कोच्चि में। पुर्तगाली पुर्तगाली के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग जो था उसका निर्माण अल्फासो द अल्बुकर्क ने करवाया था, 1503 में कोच्चि में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी द अल्मेडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एक अधा एक अधापित्य एकाधिपत्य अधिकार कर लिया था। यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाजों से कर वसूली की। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वो क्या था? तो वो हुगली था, इसका राइट आंसर होगा हुगली। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने 1529 से 38 ईस्वी तक ये था। इसने मद्रास के निकट सेनेथोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन मोहम्मद से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करती थी, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया, उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्ताविस किले का निर्माण कराया। श्री रामपुर में डेनिस का प्रमुख केंद्र था। डेनिस का जो प्रमुख केंद्र था वो श्री रामपुर था। अब अगला देखते हैं हम, पांडिचेरी जो वर्तमान में पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी और तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें सही है पहला ही, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में एक इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी ने यहाँ पर अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडुचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया और फिर 1814 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया गया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। अगला क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था, तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली।
अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो हुगली का प्रयोग करता था पुर्तगाली, अभी हमने देखा। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? इसमें कलकत्ता का संस्थापक तो जॉब जॉब चरनाक था कलकत्ता का संस्थापक, इसका राइट आंसर हुआ। अब हम देखते हैं इसके बारे में। कासिम बाजार की फैक्ट्री के साथ जॉब चरनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर शुतानुती अथवा शुतनौती कलकत्ता का स्थल को चुना था। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चरनाक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता कालीकाता जॉब चरनाक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस स्थान पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 ईस्वी को माना जाता है और 24 अगस्त को कलकत्ता दिवस के रूप में नहीं माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया था? तो कलकत्ता जॉब चार्नक ने बसाया था। अभी हमने आपने एक्सप्लेनेशन दिखाया था, आपने वो देखा है। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था तो मद्रास में। इसका राइट आंसर है मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने की थी। इसका राइट आंसर है डच ने किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव में एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन ना होने के कारण भी सही है, अगर ब्रिटेन होता तो वो सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच का उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया। अगला है, आधुनिक कोच्चि से पहले डच उपनिवेश था तथा जिस जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ये तो गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सही है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये तो गलत है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। और अगला है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव तथा जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे सके। तो इसका तो ये भी सही है क्योंकि उस टाइम में भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। लोग मतलब सिर्फ अपना ये करना चाहते हैं कि हमारा राज्य मजबूत हो, हम जो शासक है वो अपना राज मजबूत करना चाहते थे। उन्हें देश से उस टाइम मतलब ही नहीं था। तो ये भी सही है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। अंग्रेज इस बात का फायदा उठा लिए थे। ज्ञातव्य है कि 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया इंडीज की स्थापना की थी। अगला है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था लिवेंट कंपनी को। इसका राइट आंसर है लिवेंट कंपनी। लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडिया इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसे न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देंगी तथा 1709 ईस्वी में इन दोनों कंपनियों में मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेंडिंग टू दी ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह कंपनी जो थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगला क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? तो उस टाइम पे बादशाह था अकबर। इसका राइट आंसर है बादशाह अकबर था।
सितंबर 1599 में लंदन के कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह जो था 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर था। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना खोला था? तो जहांगीर के शासनकाल में खोला था और ये अस्थायी था। मछलीपट्टनम में खोला था 1611 ईस्वी में, लेकिन सूरत में इन्होंने 1613 ईस्वी में अस्थायी कारखाना को स्थापित किया था अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 में सबसे पहले अपनी जो अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित की थी, जो अस्थायी थी, ये सूरत में की थी। कैप्टन विलियम्स हॉकिंग सूरत में मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति न पाने में असफल हुआ। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलर ने सूरत के समीप स्वाली में पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार का निरंतरता को भंग कर दिया तथा उसके उपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित किया। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को दूसरे देश के भागों में फैलाया। शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अब इसमें दिया है इसको 17वीं शताब्दी के बारे में। 17वीं इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के स्थित थी। इसमें पूछ रहा है राइट आंसर भरूच, चिकागो, त्रिचुनोपोली। तो इसमें भरूच सिर्फ सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में 1625 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूचू, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी, तो वो सूरत में की गई थी। अगर यहीं पे मछलीपट्टनम होता तो उसको कर देते, क्योंकि वो की गई थी अस्थाई अस्थाई पूछता तो प्रथम अस्थाई सूरत में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट ने हराया था। इसका राइट आंसर होगा थॉमस वेस्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था अंग्रेजों ने अब 1613 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो ये मिली थी सूरत में। इसका राइट आंसर है सूरत। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, तो ये थी सूरत में। इसका राइट आंसर है सूरत। ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी बम्बई किससे लिया था? तो उसने लिया था पुर्तगालियों से। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा जो था बम्बई उपहार में दे दिया गया था दहेज में। हमारा देश और ये ले रहे हैं, जिसने इन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया को कंपनी को दे दिया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ? तो इसमें पूछ रहा है, तो 1797 में हुआ था। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर है सर जॉन चाइल्ड। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों को घेर डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप अंग्रेज ने भारत से उसे निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और उसे माफी मांगनी पड़ी। अगला है, निम्नलिखित में सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रेलिया की राज गद्दी की जंग।
और ये है कर्नाटक की राजगद्दी की मसला। और अगला है जो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अपना अधिग्रहण कर लिया था, यही कारण था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक चला था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध में 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। इसका विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की यात्रा के विरुद्ध दोनों दल अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1786 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया था। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अब हम देखते हैं इसमें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटों का सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2। सूची ए में दिया ए जो दिया है प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध ए का जो है वो है 4। ए का 4 जो है ये है एक्स लाप चैपल की संधि से हुआ था। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस की संधि से हुआ था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था अनिर्णायक युद्ध था। और प्रथम मैसूर युद्ध था ये ब्रिटिश की हार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इधर देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला चैपल साफेल की संधि से हुई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था ये अनिर्णायक युद्ध था। प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार से हुई थी। अब इसमें दिया हुआ सही को सम्मिलित कीजिए। पहला जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 तक चला था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक चला था। अगला जो है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तक था। तो इसमें पूछ रहा है गलत कौन सा था? तो इसमें गलत तो है, पहला तो सही है क्योंकि 1746 से 1748 तक चला था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये गलत है। और कर्नाटक का ये भी सही है, पानीपत का 1761 तक चला हुआ था। अब हम देखते हैं इसके बारे में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 तक चला था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक चला था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 तक चला था। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 तक चला था। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्धों को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध लड़े गए उसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को के झगड़े से भाग लेने की नीति आरंभ की थी? तो ड्यूप्ले था। तो इसका राइट आंसर है ड्यूप्ले। ड्यूप्ले ने पहली बार हथकंडे प्रयोग किए थे। मैंने आपको बताया हथकंडे प्रयोग ड्यूप्ले ने सर्वप्रथम किया था। भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। ड्यूप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। मतलब जो भारतीय राजा थे उनके भारतीय राजा तो मतलब अपने अपना स्टेट मजबूत करने के लिए, अपना राज मजबूत करने के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। अगर वो पहले से स्ट्रांग होते, अपने देश को बचाते सब मिलके, तो ऐसा नहीं होता। तो ये इसका फ़ायदा ड्यूप्ले ने उठाया था। जिस राजा के से लड़ाई होती थी उस उनमें जाके वो भाग ले लेता था, उनके खिलाफ वो करता था, भड़काता रहता था। यह ड्यूप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यापन नियुक्त करवाया था, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद उसके बारे में जीवी मालेशन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे जिसने अपनी सूझबूझ से जोता था और उर्वर बनाया, और क्षमता से जो उसने दरसोई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग किया और उसे अत्यधिक लाभ उठाया। अगला क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। इसका राइट आंसर है सूरत। लुई 14वें के मंत्री कार्बट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंदेश और ओरिएंटल्स कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ। राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसे 1668 ईस्वी में भारत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापित की। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? इसमें पूछ रहा है। तो लुई 14वें के शासनकाल में। इसका राइट आंसर है लुई 14। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है काल्बर्ट को। ये लुई 14वें के नेतृत्व में आया हुआ था।
अगला है बंगाल में निम्न में से कौन-सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने जो स्थापित किया था बंगाल में कारखाना, ये चिंसुरा को भी किया था और हुगली को भी। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित की इन्होंने फैक्ट्री। डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों के कारखाना का चिंसुरा हुगली एक ग्राम एक के साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी काशिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालाशोर, बारंगौर, जुंगिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। अगला क्वेश्चन है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो इन्होंने की थी 1632 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है 1632 ईस्वी में। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार एक सुअवसर उन्होंने 1632 में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में माना जाता है। संबंधित कोई स्रोत प्रमाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधित तथ्य प्रस्तुत किए थे, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए थे। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ये तो सही बात है। ड्यूप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, वो तो सक्षम था। भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे, ये भी गलत है। पांडिचेरी की सामरिक केंद्र था, नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अंग्रेजों की फौज जो थी वो बहुत शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी में पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना भी थी। अगला क्वेश्चन है निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसमें बता रहा है प्रवेश का सही समय सबसे पहले कौन आया था। तो आपको सबसे पहले जो आया था वो पुर्तगाली था, फिर उसके बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आप ऐसे भी देख के लगा सकते थे क्योंकि सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन में 4 बी में ही था। भारत में शक्तियों का आगमन क्रम पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेबाड, मद्रास और सूची 2 में दिया डच, फ्रेंच, पुर्तगीज, डेनिश। इसके बारे में दिया मिलान करने के लिए। पांडिचेरी जो था इसमें इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच। गोवा जो था इसका पुर्तगीज होगा और ट्रान के बार का होगा ये डेनिश डेन। सद्रास का जो होगा ये होगा डच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 2 3 4 1। पांडिचेरी फ्रेंच, गोवा पुर्तगीज, ट्रान के बाद डेनिश जिसे डेन कहते थे, मसद्रास जो था डच। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो हमने आपको बताया था सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। इसका राइट आंसर होगा बिहार। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध था। तो ये बिहार था। तो इसका राइट आंसर बिहार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्वक भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे। तो सबसे अंत में फ्रांसीसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 17वीं शताब्दी यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन भारत हुआ था। इस प्रकार उपयुक्त विकल्प में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो सूरत, भरूची और आगरा में किए। सूरत, भरूची, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना ये भी सही है। नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंचुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूची, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मुद्रा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें राइट आंसर पूछा है, तो इनमें एक भी नहीं है राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। मृदा के स्वरूप उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी। चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था, क्योंकि तोपों का जो सबसे पहले प्रयोग किया था तो बाबर ने किया था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें अंग्रेजों की कोई देन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। इसमें राइट आंसर पूछा तो टीवी मैकाले, इसका राइट आंसर है टीवी मैकाले ने टिप्पणी की थी। लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ था तथा इतिहासकार भी था। वो 1834 से 1838 ईस्वी तक वो भारत की सुप्रीम काउंसिल ऑफ लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ दी इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षण का माध्यम यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। मतलब उस व्यवस्था का भाग है जहाँ पे सब कुछ असंगत है। जैसे भारत में उस टाइम पे मतलब एकता था नहीं, उस पे इसने टिप्पणी किया था। अगला क्वेश्चन है, शापेल 1468 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। इसमें सही पूछ रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, ये भी सही है। अंग्रेजों द्वारा मद्रास पुनः प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों की असफलता तथा फ्रांसीसी की असफलता के कारण पूछ रहा है और कौन सा सही है। इसमें सही गलत पूछ रहा है। अंग्रेजों को बंगाल अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक का ताकत, ये दोनों सही है। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में, फ्रांसीसी असफल क्यों थे। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण, इसमें अंग्रेजी की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग्य नेतृत्व आदि थे। तो ये टॉपिक समाप्त हो गया। अब अगले वाले टॉपिक में हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।